तो जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग होता है वो मोहे को पकड़ लेता है एंड मोहे के थ्रू शियाओ को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और मिलती है, जिसके बाद जो शियाओ होता है वो मोहे को उसे युयांग सिटी के अंदर लेके जाने के लिए कहता है। अब आगे मोहे जब रास्ते में शियाओ के साथ ट्रैवल कर रहा था तो जो शियाओ की शिप थी उसके अंदर से निकलने वाली जो रिपल्स थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसके कारण आसपास के जितने भी बीच थे वो सारे के सारे डर के छुप जा रहे थे। बिकॉज उन लोगों को पता चल जा रहा था कि कोई इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर आ रहा है। भले जो इटर्नल ट्रू गॉड है वो इतनी भी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्टिल इसे काफी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस माना जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एक और स्पेसशिप देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर कुछ लोग हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे। उसमें से एक बंदा अपनी टीम के मेंबर की तरफ देखते हुए कहता है, टेन मोहे तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो, मेरी बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि एज लॉन्ग एज तुम हुआंग सिटी के अंदर अच्छे से सेटल डाउन हो जाओ, मैं इतने में ही सेटिस्फाई हो जाऊंगा। जो हुआंग सिटी है वो काफी ज्यादा बड़ी सिटी है एंड वहाँ पे तुम्हें लगभग 1 चॉस क्रिस्टल की नीड पड़ेगी अगर तुम्हें 1 सेंचुरी वहाँ पे काटनी है। क्या तुम सही में इस चीज को अफोर्ड कर पाओगे? चलिए गाइस, ये एक छोटा सा ग्रुप था। इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ट्रू गॉड लेवल के ऊपर थे। बस एक बंदा था जो कि ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल के ऊपर था एंड ये जो वॉइड स्पेस लेवल वाला बंदा था ये इनका लीडर था। एक्चुअली गाइस, ये लोग एक छोटी सी ट्राइब से सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि ये लोग सिटी के अंदर जाके एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सके। इस शिप के अंदर ज्यादातर जो ट्रू गॉड्स थे वो पहली बार सिटी के अंदर जाने वाले थे, बट इनका जो लीडर था जो कि ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल के ऊपर था वो ऑलरेडी सिटीज के अंदर पहले रह चुका है, बट ये थोड़ा सा वीक था। इसके ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था जिसके बाद ये जंगल के अंदर जाके रहने लग गया और जंगल के अंदर जो ट्राइब्स के लोग थे वो काफी ज्यादा वीक थे। वहाँ पे सारे के सारे ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर थे। क्योंकि ये बंदा ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल के ऊपर था इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं, लोकल लोग, वो इसे अपना लीडर मान लेते हैं। अभी ये वहाँ के लोगों को ट्रेन करता है एंड साथ ही साथ सिटीज और बाकी सारी छोटी मोटी जगहों पे घुमाता रहता है ताकि इन लोगों का कल्टिवेशन होता रहे एंड इन्हें रिसोर्सेज की भी कोई कमी ना हो। ये हमें लू फैंग की शिप देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर जो मोयो है होता है वो अभी भी काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी ख्यालों के अंदर खोया हुआ रहता है। बिकॉज उसे ऐसा कोई दिन याद नहीं आ रहा था जब वो इतना ज्यादा फ्रीली इस तरीके से रास्ते के ऊपर आगे बढ़ा हो। हमेशा अपने ऑरा को रिस्ट्रेन करके रखना पड़ता था ताकि वो किसी डेंजर के अंदर ना फंस जाए या फिर किसी की नजर उसके ऊपर ना पड़ जाए। बट आज खुल्लम खुल्ला बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो एक राजा की तरह आगे बढ़ रहे थे। वही दूसरी तरफ जो लू फैंग और मोरुशा था ये दोनों के दोनों ओरिजिन कॉन्टिनेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसे तो इन लोगों को यहाँ के बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया था कि ये जगह किस तरीके की है, बट फाइनली इस जगह को अपने आंखों से देखने के बाद इन्हें ये जगह टोटली अलग लग रही थी एंड उन्हें एक्चुअल में फील हो रहा था कि जैसे कि वो लोग एक अलग सी दुनिया के अंदर आ चुके हो। भाई यहाँ के जितने भी स्ट्रेंज बीस्ट थे वो काफी ज्यादा क्लेवर थे। जैसे उन लोगों को कोई पावरफुल फ्लक्चुएशन फील होती थी वो यहाँ से तुरंत भाग जाते थे एंड लू फैंग इन सारे स्ट्रेंज बीस्ट को पकड़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारे के सारे स्ट्रेंज बीस्ट ट्रू गॉड लेवल के थे। कम से कम एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का बीस्ट चाहिए था जिसको मार के वो उसके बॉडी पार्ट्स को बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। एंड वैसे भी जब लू फैंग के साथ कोई बराबरी का ओपोनेंट होगा तभी उसे फाइट करने के लिए भी मजा आएगा। मोहे लू फैंग को बताता है कि सर यहाँ से थोड़ी सी आगे में एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल की बीस्ट का नेस्ट है। उस बीस्ट का नाम है हॉर्न स्नेक एंड ये काफी ज्यादा खतरनाक स्नेक है। ये अंडरग्राउंड के अंदर रहता है। इवन हुआन सिटी की भी आर्मी इसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। इवन टॉट उन्होंने काफी बार उसे सप्रेस करने की कोशिश की लेकिन वो लोग नहीं पकड़ पाए उसे। इस बीस्ट का नाम सुनते ही लू फैंग को पैसा नजर आने लग जाता है क्योंकि इस बीस्ट को मारने के साथ साथ उसे एक्सपीरियंस तो मिलता ही मिलता, साथ ही साथ इसकी बॉडी पार्ट्स को, इसके स्केल्स और बोन्स को बेच के उसे पैसा भी मिलता। इस वक्त वो काफी ज्यादा गरीब था। इसके आप लोगों को पता होगा कि शियाओ के पास कोई भी पैसा नहीं है, उसके पास बस अपने कुछ ट्रेजर्स है जो कि वो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स से लेके आया है। इन सारे ट्रेजर्स के बेसिस के ऊपर वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता और ना ही वो इन सारे ट्रेजर्स को बेच सकता है। शियाओ मोरुशा से कहता है कि वो अपने ऑरा को हाइड कर ले, वो अपने ऑरा को एक ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल के ऊपर लेके आ जाए कि जो स्नेक बीस्ट है वो डरे ना और यहाँ से भागे भी ना। अगर एक टाइम में जो शियाओ है अगर वो अपने ऑरा को कम या फिर ज्यादा भी करता है तो फिर भी उसकी ऑरा को थोड़ा मोड़ा डिटेक्ट करने का थोड़ा बहुत चांस होता है। बट सेक्टर 20 ऐसे नोबल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि किसी की भी ऑरा को कॉपी कर सकते हैं, अपने ऑरा को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, अपने आप को जिंदा या फिर मुर्दा बना सकते हैं। जिंदा या मुर्दा बनाने का मतलब है कि इवन एक नॉन लिविंग थिंग के भी ऑरा को वो कॉपी कर सकता है एंड वो ये इतनी ज्यादा परफेक्ट चीज से कर सकते हैं कि कोई भी इन सब चीजों को डिटेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज उनके पास एक परफेक्ट बॉडी होती है एंड ये जो स्किल है ये उन्हें पैदाइशी मिलती है। फाइनली ये लोग उस स्नेक बीस्ट के एरिया के अंदर आ जाते हैं जिसके बाद लू फैंग भी अपने ऑरा को पूरी तरीके से हाइड कर लेता है और मोये भी अपने ऑरा को रिस्ट्रेन कर लेता है ताकि वो उस स्नेक बीस्ट को शॉक ना कर दे। अभी हमें वो स्नेक बीस्ट देखने के लिए मिलता है जिसने काफी ज्यादा दूर से लू फैंग को देख लिया था। वो लू फैंग की तरफ घूर के देख रहा था एंड वो लू फैंग की तरफ एक विल के थ्रू एक मैसेज भेजता है, इटर्नल ट्रू गॉड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इवन अगर शियाओ अपने ऑरा को हाइड भी कर लेता है, अगर कोई बंदा शियाओ जितना पावरफुल है फिर शियाओ से ज्यादा पावरफुल होता है तो वो शियाओ के ऑरा को फील कर सकता है।
वही जो लू फैंग होता है वो उस स्नेक के बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो डायरेक्टली उसकी डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट बढ़ता जाता है। वही वो जो स्नेक होता है जब वो देखता है कि श्याओ लगातार उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा है तो श्याओ की तरफ देखते हुए एक और मैसेज भेजता है कि तुम अभी भी मुझे चेस कर रहे हो, तुम में सही में काफी ज्यादा दम है, लेकिन तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से पकड़ पाओगे। जिसके बाद ये जो स्नेक होता है वो तुरंत जमीन के अंदर एक छेद बनाता है और छेद के थ्रू यहाँ से भाग जाता है। श्याओ देखता है कि ये अर्थ एस्केप कर रहा है यानी कि जमीन के थ्रू भाग रहा है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इस जगह का जो स्पेस टाइम और बाकी सारी चीजें यानी कि मैटर वो सारी चीजें थोड़ी सी अलग है ओरिजिनल कॉन्टिनेंट से। अगर ओरिजिनल कॉन्टिनेंट के अंदर बात होती तो बात अलग होती, लेकिन इस जगह के ऊपर जो लू फैंग है वो भी इस स्नेक का पीछा नहीं कर सकता था। ये जो मोरूशा होता है वो लू फैंग से पूछता है मास्टर क्या आप अभी भी उस बीस्ट को चेस करोगे। लू फैंग ना के अंदर मुंडे हिला देता है कि वो जानता था कि जहाँ तक की बात रही लू फैंग की तो वो बस सोर्स ऑफ लाइफ और डेथ को अच्छे से कंट्रोल करता है। वही जो मोरूशा है वो वे ऑफ डिस्ट्रक्शन है। सो एट द एंड ये दोनों के दोनों क्लोज कॉम्बैट के अंदर तो काफी ठीक है, लेकिन अर्थ एस्केप अगर कोई कर ले तो वो लोग उसे कैसे पकड़ सकते हैं। लू फैंग कहता है ये सारे के सारे जो स्ट्रेंज बीस्ट होता है ये इंडीड काफी ज्यादा मैजिकल होता है, भले इनकी जो इंटेलिजेंस है ये थोड़ी सी लो होती है लेकिन स्टिल ये काफी ज्यादा चालाक था। ये जानता था कि अगर ये फाइट करेगा तो डेफिनेटली ये मुसीबत के अंदर पड़ सकता है। एंड गाइस मैं इस बीस्ट को लू फैंग से कमजोर इसलिए समझता हूँ क्योंकि ये सारे के सारे जो बीस्ट होते हैं वो अपने ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वो अपनी ब्लड लाइन की मदद से गॉड्स किंग लेवल तक का अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। अगर बाकी के क्रिएचर्स की बात की जाए तो उन्हें लॉज को थरली समझना पड़ता है, तब जाके वो धीरे धीरे करके अपना ब्रेक थ्रू करता है। तो गाइस एक बीस्ट जो कि अपनी ब्लड लाइन के कारण पावरफुल है वो कभी भी एक ट्रेन ह्यूमन को नहीं हरा सकता, जिसने काफी ज्यादा मेहनत करके लॉस को स्टडी किया है। वैसे भी गाइस एक टाइम के बाद ये सारे के सारे जो स्ट्रेंज बीस्ट होते हैं वो भी अब ग्रो करना बंद कर देता है जब वो अपने एक सर्टन लेवल तक पहुंच जाता है। फिर उनके आगे अगर उन लोगों को और अपने आप को बढ़ाना है तो उन्हें लॉस को स्टडी करना पड़ता है बाकी ऑर्डिनरी लोगों की तरह, जो कि उन लोगों के लिए बाद में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बचपन से अपने ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर गाइस कोई बीस्ट जो कि इटर्नल ट्रू गॉड से फाइट कर रहा है तो गाइस समझ लेना वो बीस्ट इटर्नल ट्रू गॉड हो ही नहीं सकता। वो बीस्ट इटर्नल ट्रू गॉड के लेवल को ऑलरेडी सप्रेस कर चुका है और वो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा डेंजरस बन चुका है। ये बीस्ट कभी भी अपने से बराबरी वालों के और अपने से ज्यादा ताकतवर वाले लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते। वही हम लोग को माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को दो टीम्स देखने के लिए मिलती है जो कि वॉइड ट्रू गॉड्स की थी जो कि एक दूसरे से फाइट कर रही थी। में से एक बंदा कहता है कि हमें यहाँ से जाने दो, हम बस यहाँ पे खाने की तलाश में आए थे, हमने नहीं सोचा था कि यहाँ पे आना इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। सामने वाली पार्टी इन लोगों के ऊपर कोई भी मर्सी नहीं दिखाती और इन सब लोगों को मार देती है। एक्चुअली गाइस जो बंदा था जो कि अभी अपनी जान की भीख मांग रहा था इसके ग्रुप के अंदर लगभग 100 से ज्यादा ट्रू गॉड्स थे, लेकिन वो सारे के सारे मारे जा चुके थे और अभी बस ये 3 ही लोग बचे हुए थे। ये लोग काफी तो कोशिश करते हैं कि ये तीनों अपनी जान बचा सके, वो सामने वालों से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं बट स्टिल एट द एंड वो लोग उन्हें मार नहीं चाहते थे, तो इन लोगों के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होता लड़ाई करने के अलावा। लास्ट में ये तीनों की तीनों ये लड़ते लड़ते ही मर जाते हैं। हम लोग को इनका एक लीडर देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली जो इनका लीडर था वो ऑलरेडी इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर था। वो इन बाकी लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग पूरी तरीके से यूजलेस हो, तुमने कितना ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया इन लोगों को मारने के लिए। इस इटर्नल ट्रू गॉड के अंडर के अंदर वो जो 10 ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के वॉरियर्स होता है वो अपना सर झुका के खड़े हो जाते हैं और माफी मांगते हैं, बॉस हमें माफ कर देना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वो इटर्नल ट्रू गॉड कहता है ठीक है बट याद रखना कि इस एरिया के अंदर जितने भी क्रिएचर्स अपीयर होंगे उन सारे लोगों को मार देना। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को थोड़ा सा अंदर का सीन दिखाया जाता है जंगल के, जहाँ पे हम लोग को एक फ्लावर देखने के लिए मिलता है और इस फ्लावर के आसपास काफी सारा टेरिफाइंग फोर्स होता है। उसी फ्लावर के बगल में एक बंदा बैठा हुआ रहता है और ये बंदा और कोई नहीं है, वही इटर्नल ट्रू गॉड होता है। एक्चुअली ये जो इटर्नल ट्रू गॉड होता है इसे एक ट्रेजर मिला होता है जो कि ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर होता है, बट अल्टॉटी जो फ्लावर है इसे मैच्योर होने के लिए 10 दिन का टाइम और लगने वाला था, इसलिए ये यहाँ पे बैठ के इसकी रखवाली कर रहा था। बट ये जो फ्लावर था ये काफी ज्यादा कीमती था और काफी ज्यादा रेयर था, इसलिए यहाँ पे अगर किसी भी इटर्नल ट्रू गॉड को ये भनक लग गई कि यहाँ पे ये फ्लावर है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्लडी वॉर हो जाएगी। इसीलिए ये जो इटर्नल ट्रू गॉड था ये आसपास से जाने वाले जितने भी वॉरियर्स थे उन सारे के सारे वॉरियर्स को मार देता था कि कोई भी पर्सन कोई भी टाइप का सीक्रेट लीक ना कर सके। गाइस हमें बताया जाता है कि जो फ्लावर होता है ये काफी ज्यादा रेयर होता है और ये फ्लावर वहीं पे उगता है जहाँ पे गॉड किंग लेवल की बैटल हुई हो, मतलब उन लोगों का खून बहा हो। वैसे तो ये जो फ्लावर है ये ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स के लिए किसी काम का नहीं है, बट जो क्रिएचर्स अपने ब्लड लाइन के थ्रू कल्टीवेशन करते हैं उनके लिए ये कोई हेवन टेरिफाइंग चीज है। लेकिन फिर भी अगर ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स के लिए भी देखा जाए तो उनके लिए भी काफी ज्यादा रेयर चीज है, बिकॉज इस चीज को बेच के वो काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। इसकी जो कीमत होगी वो लगभग 1 लाख
कॉस्मिक सैंड के बराबर में होगी। इसलिए जो कॉस्मिक सैंड है ये यहाँ की करेंसी है, जो कि आप लोगों को आगे जाके समझ जाएगी। इसी तरीके से दिन बीतते रहते हैं और वो जो इटर्नल ट्रू गॉड होता है वो काफी ज्यादा पेशेंटली वेट करता रहता है। बस कुछ दिन और बचे थे जब ये फ्लावर पूरी तरीके से मैच्योर होने वाला था। तो ये जो इटर्नल ट्रू गॉड होता है इसी किसी का कॉल आता है। सामने से वो पर्सन कहता है कि ह्यू डोमो, तुम अभी तक हुआंग सिटी के अंदर क्यों नहीं पहुंचे? मार्कोस, कमांडर के हिसाब से आज का तुम्हारा लास्ट डे था जब तुम्हें हुआंग सिटी के अंदर रिपोर्ट करना था। ये जो ह्यूडोमो होता है यानी कि जो इटर्नल ट्रू गॉड, वो कहता है कि आई एम सॉरी प्रेसिडेंट जुआन, मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा टाइम और लग जाएगा। मेरे हिसाब से हुआंग सिटी के अंदर भी अभी मेरी कोई इमीडिएट अर्जेंट नीड तो नहीं होगी, तो मुझे कुछ दिन और दीजिए। अभी वो जो सामने वाला पर्सन होता है वो कहता है कि देखो हुआंग सिटी जो है वो यू स्टेट के अंदर है एंड हम शी स्टेट की ब्रांच है, तो हमारे पास हमेशा इटर्नल ट्रू गॉड्स की काफी ज्यादा शॉर्ट सप्लाई होती है। मैं सुपीरियर्स को तुम्हारी कोई कंप्लेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल तुम्हें हुआंग सिटी के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचना पड़ेगा। वही जो ह्यूडोमो होता है वो कहता है जी सर, मैं 10 दिन के अंदर अंदर हुआंग सिटी के अंदर पहुंच जाऊंगा। तभी वो जो इटर्नल ट्रू गॉड होता है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने कानों में लगी हुई मशीन को फेंक देता है। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस जगह के ऊपर फिलहाल जो इटर्नल ट्रू गॉड होते हैं उनकी सप्लाई काफी ज्यादा शॉर्ट है, तो डेफिनेटली ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। जो मिलिट्री भी है वो इन लोगों को अपने अंदर ज्यादा दबाव के अंदर नहीं रख सकती, इसलिए वो जो सामने वाला पर्सन था जो कि प्रेसिडेंट था उसने इस बंदे को 10 दिन की मोहलत भी दे दी आने के लिए। जो ह्यूडोमो है वो इस वक्त सोचता है कि उसे इस वक्त किसी की भी घंटा कोई परवाह नहीं है, उसे परवाह है तो इस ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल की। हम लोगों को लो फैंग, मोरुशा और मुयोहे देखने के लिए मिलता है जो कि एक शिप के अंदर फ्लाई करते हुए हुआंग सिटी की तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी जो लो फैंग होता है उसे कुछ और फील होता है, जैसे वो अपनी हेवनली आई से थोड़ी सी दूरी के ऊपर दिखता है, उसे फाइनली वहां पे एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग फोर्स देखने के लिए मिलता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई ट्रेजर है। उसके बाद जो लो फैंग होता है वो तुरंत उस ट्रेजर के डायरेक्शन के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली उसे पता था कि वहाँ पे एक इटर्नल ट्रू गॉड है जो कि उस ट्रेजर को छुपाने की कोशिश कर रहा है, बट वो मनी मन सोचता है कि एट द एंड जो ज्यादा पावरफुल होता है वो ट्रेजर उसका होता है। वैसे भी जो शिया होता है वो उस बंदे को लूटने तो जा नहीं रहा था, वो ट्रेजर अभी भी जमीन के अंदर था, यानी कि वो नेचर का ट्रेजर है एंड जो ज्यादा पावरफुल होगा उसे वो ट्रेजर मिलेगा, भले उसे उस ट्रेजर के लिए उस इटर्नल ट्रू गॉड के साथ फाइट ही क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल शियाओ यहाँ पे काफी ज्यादा गरीब है। बट आफ्टर ऑल जो लो फैंग है उसे भी अपने दाना पानी का कुछ हिसाब करना पड़ेगा, इसलिए वो इस ट्रेजर को पाके इसे बेचना चाहता था और इसे बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहता था। जब लू फैंग उस ट्रेजर की तरफ आगे बढ़ता है तो जो मोरुशा होता है वो लू फैंग से कहता है, मास्टर अगर आपको मेरी जरूरत हो तो आप मेरी मदद मांग सकते हो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मोरुशा है वो किसी भी इटर्नल ट्रू गॉड लेवल से काफी ज्यादा पावरफुल है, कि वो एक सेक्टर बीस्ट है। लेकिन क्योंकि जो लू फैंग है उसने उसको ऑलरेडी ऑर्डर देके रखा है कि वो अपनी पावर्स को छुपा के रखे, तो ये जो सेक्टर बीस्ट है ये इवन मर जाएगा बट वो अपनी रियल पावर्स को शो ऑफ नहीं करेगा। लू फैंग मोरुशा से कहता है कि देखो अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी जो लू फैंग था वो अभी खुद लड़ना चाहता था, उसे ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका था जब से वो इटर्नल ट्रू गॉड बना था, उसने किसी के भी साथ फाइट नहीं की थी एंड लू फैंग को लड़ना काफी ज्यादा पसंद था। बट ये चीज सुन के मोरुशा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज जो मोरुशा था उसने भी बहुत ज्यादा लंबे टाइम से कोई भी बैटल नहीं लड़ा था, तो वो भी एक लड़ाई लड़ना चाहता था। लू फैंग मोरुशा को बोल के चले जाता है कि छोटे तुम मुझे देख और सीख, अभी बाहर आने की कोई नीड नहीं है। जो मोरुशा होता है वो बस खड़े खड़े लू फैंग को देख रहा होता है। मोरुशा मन ही मन सोचता है काश कि इस बार ये जो अपोनेंट है ये काफी ज्यादा पावरफुल हो, ताकि उसके मास्टर इस अपोनेंट से अच्छी से फाइट कर पाए, अगर उसके मास्टर इस अपोनेंट से ना लड़ पाए तो कम से कम उसे लड़ने का मौका तो मिले। जब लू फैंग उस ट्रेजर के काफी ज्यादा क्लोज जा रहा था तभी लू फैंग फील करता है कि इसी डायरेक्शन के अंदर एक और स्पेसशिप काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है जिसके अंदर काफी सारे ट्रू गॉड्स है। लू फैंग तभी अपने आंखों को जूम इन करता है और इन लोगों की बातें सुनता है कि ये आखिर कौन है और ये कहाँ जा रहे हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उस शिप के अंदर लगभग 10 से ज्यादा ट्रू गॉड्स होते हैं और एक उसमें अंदर से व्हाइट ट्रू गॉड होता है। जो व्हाइट ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर होता है ये इन सभी लोगों का लीडर होता है जो कि हुआंग सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये सारे के सारे लोग एक छोटी सी ट्राइब से यहाँ पे आ रहे थे एंड ये लोग हुआंग सिटी जाना चाहते थे ताकि वहाँ पे जाके ये लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर सके। इनमें से जो एक व्हाइट ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर था देखने से ऐसा लग रहा था कि बस वही हुआंग सिटी के बारे में जानता हो एंड वही इन सारे ट्रू गॉड्स का लीडर हो और वो इन सभी लोगों को हुआंग सिटी के अंदर घुमाने के लिए लेके जा रहा है। वही उन्हीं के ग्रुप के अंदर 2 यंग मैन होते हैं जिनका नाम सू जी और सू यून होता है। ये लोग फर्स्ट टाइम सिटी के अंदर जाने वाले थे, इसलिए वो जो ट्रू गॉड ऑफ व्हाइट स्पेस लेवल का वॉरियर होता है वो इन दोनों को खास इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि जब तुम हुआंग सिटी के अंदर पहुंच जाओ तो वहाँ पे तुम्हें अपनी प्रोफाइल को हमेशा लो रखना है, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना और अपने ट्रेजर्स को हमेशा छुपा के रखना है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे अपने ट्रेजर्स को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं उन्हें मरने में सेकंड्स भी नहीं लगते। मैं ये लाइन वापिस से दोहरा रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ पे काफी ज्यादा सावधानी से रहना है, किसी को भी छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो ट्रू गॉड ऑफ व्हाइट स्पेस लेवल का बंदा था जो कि इन लोगों का पैट्रियार्क था वो इन लोगों को बार बार समझा रहा था, क्योंकि वो इन लोगों की काफी ज्यादा फिक्र करता था। वो दोनों जो ट्रू गॉड्स होते हैं वो पैट्रियार्क की तरफ देखते हैं और
हंसते हुए कहता है कि पैट्रियार्क, आपने हमें ये सारी चीजें कई बार बता चुके हैं और ये सारी चीजें अभी हमें रट चुकी है। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डेफिनेटली वहाँ पे जाके काफी कुछ सीखेंगे और साथ ही साथ हम अपने आप को पावरफुल बनाएंगे। फिलहाल अभी मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। सबसे पहले जैसे तुम हुआंग सिटी के अंदर पहुंचोगे, वहाँ पे जाते ही तुम्हें अपनी ब्लड लाइन देखनी है। जैसे ही तुम्हें अपनी ब्लड लाइन के बारे में पता चलता है, तुम्हें वो मेथड ढूंढना है जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा सूट करते हो। एंड हुआंग सिटी के अंदर तुम्हें काफी सारे अपोनेंट्स भी मिलेंगे। तुम्हें बस जिंदा रहना है। जब तक तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारे पास होप होगी कि तुम आने वाले टाइम के अंदर ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस के ऊपर जा सकते हो। इन दोनों यंग सोल्जर्स की आंखों के अंदर काफी सारे सपने और काफी सारे डिजायर्स थे। इसके बाद वो दोनों के दोनों कहते हैं कि डोंट वरी पैट्रियार्क, हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं कि हमें किस तरीके से हुआंग सिटी के अंदर सरवाइव करना है। हम जरूर आपका नाम रोशन करेंगे। तभी अचानक से हम लोग को फील होता है कि ये जो क्लैन लीडर होता है, इसे एक अलग सा ऑरा फील होता है और ये तुरंत अपनी वो जो शिप होती है उसके आसपास काफी सारे डोमेन्स बना लेता है, काफी सारी प्रोटेक्शन बैरियर्स भी बना लेता है। तभी वहाँ पे हम लोग को 10 टेरिफाइंग शैडोज देखने के लिए मिलती है जिनका इनविंसिबल फोर्स था और ये सारे के सारे ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल के ऊपर थे। ये सारे के सारे उसी इटर्नल ट्रू गॉड के बंदे थे जो कि वहाँ पे उस पर्पल फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा था। तुरंत वो सारे के सारे जो 10 ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल के वॉरियर्स थे, वो काफी सारे मिलिट्री फॉर्मेशन बना देते हैं इन लोगों की शिप के आसपास कि ये लोग यहाँ से भाग के ना जा सके। वही वो जो पैट्रियार्क होता है यानी कि लीडर, वो समझ जाता है कि वो अभी बहुत बड़े खतरे के अंदर है कि आफ्टर ऑल ये जो बंदा था ये हुआंग सिटी का ही था और ये वहाँ पे काफी टाइम तक रह चुका है। लीडर होता है ये वहाँ से उस ट्राइब के अंदर इसलिए मूव कर चुका होता है क्योंकि हुआंग सिटी के अंदर उसके जितने भी चाहने वाले होते हैं या फिर उसके जितने भी क्लोज वन होते हैं वो ऑलरेडी सारे के सारे मर चुके होते हैं। मजबूरी में उसे भी वहाँ से अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। एट द एंड उसे एक ट्राइब मिलती है जहाँ के लोग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं एंड ये जो बंदा था ये वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए जल्दी ये वहाँ का लीडर बन जाता है। इसके बाद जो 10 ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल के वॉरियर्स थे वो एक के बाद एक काफी सारे पावरफुल अटैक करने लग जाते हैं इन लोगों की शिप के ऊपर। वही वो जो ट्राइब लीडर था उसकी भी सारी की सारी प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन एक के बाद एक डिस्ट्रॉयड हो रही थी जो कि उसने अपनी शिप के अगल बगल में बनाई थी। इसलिए हम लोग को एक चीज देखने के लिए मिलती है, सारी जो फॉर्मेशन होती है ब्रेक डाउन होने के बाद भी वापस से रीअपियर हो जा रही थी। तो देख के डेफिनेटली ये सारे जो छोटे होते हैं वो थोड़े से शॉक हो जाता है एंड वो उस ट्राइब लीडर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम में दम तो है बट हमारे पास टाइम नहीं तुम्हारे साथ खेलने का। एंड वैसे भी अगर हमने थोड़ा सा और डिले किया तो हमारे जो मिलिट्री कमांडर है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। इसके बाद ये सारे के सारे 10 स्ट्रॉन्ग मैन जो कि मिलिट्री कमांडर होते हैं वो एक साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और एक के बाद एक उस पैट्रियार्क की जितनी भी फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉयड हो रही थी। वो सारी की सारी जो फॉर्मेशन थी वो रिपेयर हो जा रही थी, लेकिन इनकी रीअपियरिंग की स्पीड उतनी नहीं थी जितनी ज्यादा स्पीड इन लोगों की डिस्ट्रॉय करने की थी। कुछ ही टाइम के अंदर वो जो पैट्रियार्क होता है यानी कि वो ट्राइब लीडर, वो समझ जाता है कि अभी उनका अंतिम समय काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। के बाद वो जो ट्राइब लीडर होता है वो अपने लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, हम सब आज यहीं पे मारे जाने वाले हैं। किस्मत भी बहुत ज्यादा कमीनी चीज होती है लेकिन हमारी जो मौत है वो अभी लिखी हुई है। वो सारे के सारे जो ऑर्डिनरी ट्रू गॉड्स थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड वही साथ ही साथ वो जो 2 यंग ट्रू गॉड्स थे जिनका नाम सूजी और सुन यून था, ये तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कुछ टाइम पहले वो लोग सपने देख रहे थे कि किस तरीके से वो हुआंग सिटी के अंदर जाके अपनी पावर्स को बढ़ाएंगे एंड अभी अचानक से उनका मौत का समय इतना ज्यादा करीब आ चुका था। उनके जो क्लैन लीडर थे उन्हें सुन यून और सुयोजी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा यंग थे। लोग क्लैन लीडर का फिर भी समझ आता है कि उसे जिंदगी में जो मिलना था वो मिल गया, जो एक्सपीरियंस करना था वो मिल गया, तो अभी वो मर भी जाता है तो उसे इतना ज्यादा गम नहीं था। लेकिन सो यून और सुयोजी ये अभी भी काफी ज्यादा यंग थे, इन्होंने अभी तक कोई भी बिग सिटी नहीं देखी थी। इन दोनों को छोड़ के जितने भी बाकी के ट्रू गॉड्स थे वो काफी ज्यादा काम देखने के लिए मिल सकते थे क्योंकि वो ट्राइब लीडर के साथ पहले भी हुआंग सिटी के अंदर जा चुके थे और उनको पता था कि लाइफ एंड डेथ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। इसी के साथ ये सब लोग अपनी मौत का वेट कर रहे थे बट सडनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है उन लोगों के सामने एक पर्सन अपीयर हो जाता है जिसके काले लंबे घने बाल थे और सर के ऊपर 2 सींगे भी थी। एंड ये जो पर्सन था ये और कोई नहीं, ये बल्कि लू फेंग ही था। एंड वो बाकी के जितने भी 10 गार्ड्स थे वो जैसे लू फेंग को देखते उनकी फटके 1000 हो जाती है और वो ऐसे भागना शुरू कर देते हैं बिकॉज डेफिनेटली एक इटर्नल ट्रू गॉड के सामने इन लोगों की कोई औकात नहीं है। वही जो लू फेंग होता है वो ज्यादा टाइम पास नहीं करता और इन लोगों की जो शिप होती है इसे वो अपने स्पेस ट्रेजर के अंदर डाल देता है। वही जब लू फेंग इन्हें अपनी स्पेस पाउच के अंदर डाल रहा था तो ये सब लोग लू फेंग को ग्रीट करते हैं। लू फेंग भी उनकी तरफ देख के बस एक स्माइल कर देता है। एक्चुअली जो लू फेंग था वो इटर्नल ट्रू गॉड के साथ फाइट करने वाला था और लू फेंग को डर था कि फाइट के अंदर वो जो इटर्नल ट्रू गॉड है वो इन गरीब लोगों को ना मार दे। जो लू फेंग होता है वो उन्हें सबसे पहले अपने स्पेस पाउच के अंदर डाल देता है ताकि इनके ऊपर कोई भी खतरा ना हो। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो उस डायरेक्शन के अंदर देखता है जहाँ से उसे वो ऑरा
फील हो रहा था, यानी कि उस ट्रेजर का ऑरा। एंड वो उस डायरेक्शन में देखते हुए कहता है मुझे तो मिल गए। एंड लू फेंग उस डायरेक्शन के अंदर तेजी से उड़ना स्टार्ट कर देता है। वहीं वहाँ पे वो जो दूसरा इटर्नल ट्रू गॉड था उसने भी लू फेंग के प्रेजेंस को फील कर लिया था और उसको पता चल गया था कि यहाँ पे एक इटर्नल ट्रू गॉड आ रहा है। ये चीज देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बट वही दूसरी तरफ गाइस, ये जो इटर्नल ट्रू गॉड है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ब्लड लाइन कल्टिवेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये ऑलरेडी 8 लेवल के ऊपर है। मतलब डेफिनेटली इटर्नल ट्रू गॉड्स के अंदर लगभग ये अपने पीक के ऊपर चल रहा है। स्टिल इस मोमेंट के ऊपर वो जो ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल था उसे बचाना काफी ज्यादा जरूरी था, इसलिए ये पर्सन उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होने देना चाहता था। ये जो पर्सन होता है वो लू फेंग को एक वॉइस मैसेज भेजते हुए कहता है ये मेरी कल्टीवेशन की जगह है, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। जैसे ही लू फेंग को ये मैसेज मिलता है लू फेंग हंसने लग जाता है और कहता है अच्छा कल्टीवेशन की प्लेस, तो मुझे यहाँ पे एक रेयर ट्रेजर का ऑरा क्यों महसूस हो रहा है। जैसे ये पर्सन इस चीज को सुनता है इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ग्लूमी से हो जाता है। इस बंदे ने काफी ज्यादा मेहनत की थी कि वो उस रेयर ट्रेजर के ऑरा को कंसील कर सके, बट वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो उस ट्रेजर के ऑरा को कंसील कर सके। वो ट्रेजर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस ट्रेजर के अगर आपको ऑरा को कंसील करना है तो आपको लगभग चॉस मास्टर लेवल के ऊपर होना चाहिए। भाई वो जो इटर्नल ट्रू गॉड होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है देखो अगर यहाँ पे कोई रेयर ट्रेजर है भी तो वो मेरा है, क्योंकि उसे पहले मैंने ढूंढा है। जो भी उसे हाथ लगाने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई वो जो इटर्नल ट्रू गॉड होता है वो सोचता है कि जो लू फेंग है वो फालतू में ऐसा कोई रिस्क लेने नहीं वाला जिस ट्रेजर के बारे में वो जानता ना हो। और वैसे भी इटर्नल ट्रू गॉड्स के बीच में जो फाइट होती है वो लाइफ एंड डेथ की होती है। एंड वैसे भी ऐसा ट्रेजर जिसकी वैल्यू लू फेंग को पता ही ना, वो ऐसे ट्रेजर के लिए अपनी जान तो जोखिम में नहीं डालेगा। बट गाइस इस बंदे को ये नहीं पता था कि अपना जो लू फेंग है वो इस वक्त पूरी तरीके से फकीर है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ट्रेजर रेयर हो या ना हो, इसे ना चाहते हुए भी इस ट्रेजर के लिए फाइट करनी ही पड़ेगी। लू फेंग सामने वाले पर्सन को मैसेज भेजते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ फाइट जरूर करना चाहूंगा। सामने वाला बंदा थोड़ा सा शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग इस तरीके से फाइट क्यों करना चाहता है। इसके पास दो ही रीजन हो सकता है, एक तो सामने वाला पर्सन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और काफी ज्यादा पावरफुल हो, या फिर वो उस बकचोदी पेल रहा हो। तभी उस ब्लैक रॉक वाले पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जैसे अपनी मुट्ठी को कसता है आसपास एक डार्क कलर का वर्ल्ड अपीयर हो जाता है। साथ ही साथ उसके जो खुद के गार्ड्स थे जो कि उसके आसपास खड़े थे वो सारे के सारे एक ही सेकंड के अंदर मर जाते हैं। चीज देख के शियाओ थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने अपने ही लोगों को मार दिया। वो जो सामने वाला इटर्नल ट्रू गॉड होता है वो हंसते हुए बोलता है उन लोगों को तो मरना ही था। जिस दिन उन लोगों को पता चला था कि यहाँ पे एक ट्रेजर है उसी दिन से उन लोगों की मौत तय हो गई थी। वो मैं तो बस उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा था इतने दिनों से ताकि वो मुझे गार्ड कर सके, बट अगर तुम नहीं आते तो वो शायद से 2-3 दिन और जिंदा रह सकते थे, लेकिन तुम आए और तुम्हारे कारण उन लोगों को आज ही मरना पड़ा। वही जो ह्यूडजुमो होता है यानी कि वो इटर्नल ट्रू गॉड वो लू फेंग से उसका नाम पूछता है और कहता है कि तुम मेरे हाथों से मरने जा रहे हो तो डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर तुम्हारा नाम तो मुझे पता ही होना चाहिए। जो लू फेंग होता है वो हंसने लग जाता है और सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तुम मरने वाले हो, और वैसे भी अगर तुम मरने वाले हो तो तुम मेरा नाम जान के क्या ही करोगे। ह्यूडजुमो लू फेंग का नाम जानना चाहता था ताकि वो लू फेंग के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल सके और उसे पता चले कि ये किस तरीके के ट्रेजर्स का इस्तेमाल करता है। बट सिंस लू फेंग ने उसे मना कर दिया था अपना नाम बताने से तो डेफिनेटली अभी उसे खुद के ऊपर डिपेंड होकर लू फेंग से फाइट करनी थी। वैसे भी जो बंदा था ये काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 8 लेवल ऑफ इटर्निटी के ऊपर थी। ये जो स्ट्रेंथ है ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है इटर्नल ट्रू गॉड्स के बीच में। ये जो पर्सन होता है वो लू फेंग के ऊपर एक किलिंग मूव कर देता है। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है आसपास के लॉस पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके थे ओरिजिन के, और आसमान के अंदर हम लोगों को काफी सारे ब्लैक और सिल्वर कलर के कोन्स देखने के लिए मिल सकते थे जिनके ऊपर काफी सारे सीक्रेट पैटर्न्स बने हुए थे। इनके यहाँ पे होने से आसपास का स्पेस पूरी तरीके से डिसॉर्ट और फ्लक्चुएट हो रहा था क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई स्पीड के अंदर रोटेट भी कर रहे थे। जिसके तुरंत बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि तुरंत एक कोना आके शियाओ को लग जाता है और इसके फोर्स के कारण इवन जो शियाओ था वो घसीटता हुआ पीछे चला जाता है। एंड शियाओ के पीछे जाने के कारण आसपास का जो स्पेस था वो भी पूरी तरीके से फट चुका था। बट जब तक जो शियाओ है वो संभल पाता आसपास और भी काफी सारे कोन्स देखने के लिए मिलता है क्योंकि एक के बाद एक लू फेंग को आगे पीछे और सर के ऊपर हिट करना स्टार्ट कर जाता है। तभी शियाओ के ऊपर लगातार एक के बाद एक कोन बरसना स्टार्ट हो चुके थे। जब ये कोन शियाओ की डिवाइन बॉडी पे लगते थे वो उसके डिवाइन बॉडी के उस हिस्से की डिवाइन पावर्स को पूरी तरीके से खत्म कर देते थे। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 19 कोन्स थे और ये सारे के सारे जो 19 कोन्स थे वो एक साथ काम कर रहे थे। वही जो शिया होता है वो नोटिस करता है कि इन कोन्स के एंड के ऊपर लॉ टॉक्सिन्स भी लगे हुए थे कि काफी ज्यादा पॉइजनस होता है और ये किसी की भी बॉडी के अंदर घुस के उसकी कॉन्शियसनेस को इरोड करने की कोशिश करता है। इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी जो लू फेंग होता है उसके आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने के लिए मिल सकती थी। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था जैसे कि वो पूरी तरीके से पागल हो चुका हो क्योंकि शियाओ को बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो चुका था कि उसने ऐसे किसी अपोनेंट के साथ फाइट नहीं की थी। ऑलरेडी पता नहीं
नहीं शायद कितने सारे एराज बीत चुके हो जब शियाओ ने किसी से लिटरली फाइट की हो इस लेवल की। एक्टर भी इस मोरोशा के बाद शियाओ की लाइफ के अंदर कोई और प्रॉब्लम नहीं आई थी, ना उसे कभी लाइफ एंड डेथ के साथ जूझना पड़ा। लू फेंग जैसा बंदा जो है वो देखा जाए तो एक जानवर है जो कि लड़े बिना नहीं जी सकता। फाइनली इतने सालों के बाद जब उसको अपने बॉडी के अंदर दर्द महसूस हो रहा था तो उसे बुरा नहीं बल्कि उसे और ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वही जो लू फेंग था वो इस बंदे के साथ फाइट करके एक चीज अच्छी से समझ चुका था कि जो सामने वाला बंदा है इसने डेडली पॉइजन को मास्टर करके रखा है, इसने डेडली पॉइजन के लॉ को मास्टर किया है। इस लॉ को मास्टर करने के लिए इस बंदे ने डेफिनेटली काफी सारे डेडली पॉइजनस बीस्ट के एसेंस को कलेक्ट किया होगा और उन्हें प्रैक्टिस किया होगा। अभी भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि वो जो 19 कोन्स थे वो लगातार लू फेंग के ऊपर अटैक करते जा रहे थे एंड लू फेंग के बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव आ चुके थे। बट क्योंकि जो लू फेंग है उसके पास ऑलरेडी एक डिवाइन बॉडी है और साथ ही साथ उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो किसी भी नॉर्मल इटर्नल ट्रू गॉड के मिनिएचर यूनिवर्स की सोच के भी बाहर है, क्योंकि उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स का डायमीटर है वो लगभग 100 बिलियन लाइट ईयर के आसपास है, जो कि शायद ही कोई इटर्नल ट्रू गॉड सोच सकता है। तो इतने बड़े मिनिएचर यूनिवर्स से लू फेंग को एक अंधाधुंध पावर सप्लाई मिलता है, इसके कारण लू फेंग के बॉडी के ऊपर जो भी इंजरीज आ रही थी वो पलक झपकती पूरी तरीके से ठीक हो जा रही थी। जब हिडेयोमो इस चीज को देखता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि उसके कोन के ऊपर लगा हुआ जो पॉइजन है उसका लू फेंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। अगर अभी तक कोई और इटर्नल ट्रू गॉड होता तो शायद से वो धीरे धीरे करके अपनी कॉन्शियसनेस खोने लग जाता। वही जो लू फेंग था उसके बॉडी के अंदर कोई भी वीकनेस या फिर कोई भी कमजोरी देखने के लिए नहीं मिल सकती थी। गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो पॉइजन है किसी की कॉन्शियसनेस के ऊपर भी अटैक करता है, तो जो लू फेंग की कॉन्शियसनेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका स्टार टावर है। स्टार टावर अपने आप में कितनी ज्यादा पावरफुल चीज है ये बताने की मुझे आपको कोई जरूरत नहीं है। जो लू फेंग होता है वो सामने वाले ओपोनेंट की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास इतना ही है, क्या तुम्हारे पास इतनी अटैक है, क्या तुम बस पॉइजन के थ्रू ही अपने ओपोनेंट्स को घायल करते हो और मारते हो। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो अपना गॉड किंग लेवल का वेपन यानी कि ब्लड शैडो ब्लेड को बाहर निकाल देता है। इसके अंदर से एक अलग टाइप का ब्लडी ऑरा बाहर आ रहा था। पलक झपकते आसपास के स्पेस के अंदर काउंटलेस ग्रे कलर के ब्लेड्स अपीयर हो जाते हैं। ये सारे के सारे ब्लेड्स उन 19 कोन्स के साथ टकराने लग जाते हैं और उनको पीछे ढकेलने लग जाते हैं। शियाओ के इस टेक्निक का नाम था 9 स्वॉर्ड्स ब्रेक द वर्ल्ड। शियाओ को मिली थी उसके इनहेरिटेंस के अंदर से। साथ ही साथ लू फेंग के पास एक और टेक्निक थी जिसका नाम था बॉडी रिफाइनिंग सीक्रेट मेथड। इसके अंदर चॉस पावर डायग्राम बनते हैं बॉडी के अंदर, जो कि डेफिनेटली शियाओ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था क्योंकि शियाओ के पास थी एक परफेक्ट डिवाइन बॉडी। इस वक्त अगर देखा जाए तो लू फेंग के पास काफी सारा इनहेरिटेंस था, बट इन सारे के सारे इनहेरिटेंस को लू फेंग रातों रात मास्टर नहीं कर सकता था, क्योंकि डेफिनेटली इन सब चीजों को मास्टर करने के लिए लू फेंग को चाहिए था एक्सपीरियंस। एक जगह पे बैठे बैठे कल्टिवेट करके वो अपने आप को गॉड नहीं बना सकता, इनविंसिबल नहीं बना सकता। अभी वो जो सामने वाला बंदा है हिडेयोमो वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है मेरे पॉइजन के थ्रू इफेक्ट हो चुके हो, बट उसके बाद भी तुम इतना ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ये जो बंदा होता है इसका बॉडी का साइज एकदम से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाता है। एंड पलक झपकते ये जो बंदा होता है ये किसी भी माउंटेन से 50 से 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये एक अजीब से मॉन्स्टर के अंदर चेंज हो जाता है। ये जो मॉन्स्टर था इसकी लगभग 4 बड़ी बड़ी थिक थाइज थी, कुल मिला के 8 हाथ थे जो कि डार्क ब्लू कलर के थे, और साथ ही साथ इसके लगभग 3 सर थे जो कि कुछ लिजार्ड जैसे लग रहे थे, यानी कि एक चिपकली समझ सकते हो। साथ ही साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इसके जो 8 हाथ थे इसके सारे हाथों के अंदर हम लोग को एक ब्लैक कलर का स्पेयर देखने के लिए मिल सकता था। साथ ही साथ इसके बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा पॉइजनस ऑरा निकलता है जो कि आसपास का जितना भी जंगल वगैरह होता है उन सब चीजों को जला के रख देता है। लू फेंग इसके इस फॉर्म को देखते हुए कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास इतना ही दम है। लू फेंग इस चीज के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर था। अगर यही चीज ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर हुई होती तो कोई भी इटर्नल ट्रू गॉड इस तरीके से अपनी हाइट नहीं बढ़ाता। वहाँ के वर्ल्ड के अंदर काफी सारे सप्रेशंस लगे हुए, लेकिन ये जो दुनिया है ये पूरी तरीके से खुली दुनिया है। वैसे तो फिलहाल यहाँ पे भी काफी सारे डेंजरस है, लेकिन इस वक्त जो लू फेंग था उससे खुद से बड़ा कोई डेंजर नहीं हो सकता। जनरली यहाँ पे ये सारे के सारे जो बीस्ट थे अगर इन्हें अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाना होता तो इनको अपनी बॉडी का साइज बड़ा करना पड़ता था, बट शियाओ के केस के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी क्योंकि शियाओ के पास एक परफेक्ट डिवाइन बॉडी थी। इसके कारण इवन अगर उसकी जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटी भी रहेगी, यानी कि एक एटम के पार्टिकल के बराबर के अंदर, बाद भी जो लू फेंग है वो उतनी फोर्स उतना ही ज्यादा पावर एक्सर्ट कर सकता है। इसका यूज वो अपने फुल पोटेंशियल के अंदर या फिर अपनी हाइट बढ़ाने के, जिसके तुरंत बाद जो हिडेयोमो होता है वो अपनी बड़ी सी बॉडी को लेके आगे आता है एंड साथ ही साथ वो सारे जो उसके हाथों के अंदर स्पीयर होते हैं वो भी उन्हें लू फेंग के ऊपर टारगेट कर देता है। एंड इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काफी ज्यादा बड़ी और ह्यूज बॉडी और वही दूसरी तरफ एक काफी ज्यादा छोटी सी बॉडी। ये दोनों की दोनों बॉडी एक दूसरे से टकराती है। उसके बाद हिडेयोमो की वो 8 स्पीयर्स और लू फेंग की स्वॉर्ड ये आपस में टकराते हैं काफी टाइम तक एंड फाइनली ये दोनों के दोनों पीछे फीके चले जाते हैं। हिडेयोमो और लू फेंग
फेंग, इन दोनों के फेसेस के ऊपर काफी ज्यादा शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। ये जो यूडोमो होता है वो लू फेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि नो वंडर कि तुम इस रेयर ट्रेजर के लिए फाइट करने के लिए इतना आसानी से मान गए, क्योंकि तुम्हारे पास डेफिनेटली काफी सारी पावर्स है। के बाद जो यूडोमो होता है वो और ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसके हाथों के अंदर वो जो 8 स्पीयर्स होता है उनके अंदर की जो लाइट होती है वो एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाती है एंड वो आपस में एक तालमेल बना के लू फेंग की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये जो टेक्निक अभी यूडोमो इस्तेमाल कर रहा था ये उसकी 2 मेजर टेक्निक्स के अंदर से थी। पहली टेक्निक तो उसकी वो पॉइजन कोन वाली थी और दूसरी टेक्निक ये उसकी ब्लैक स्काई स्पीयर मेथड थी। मोमेंट के ऊपर जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से ब्लैक स्काई स्पीयर टेक्निक के थ्रू गिर चुका था और उसके चारों तरफ स्पीयर स्पीयर दिख रहे थे। जो लू फेंग था वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता और वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर फंस चुका था, क्योंकि जो लू फेंग था उसके पास फ्रंटली बस एक ही स्वॉर्ड मूव था जो कि था स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ। के अलावा उसके पास कोई भी इटर्नल ट्रू गॉड का स्वॉर्ड मूव नहीं था एंड इस चीज के लिए डेफिनेटली उसे काफी ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था और साथ ही साथ उसे अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी कि वो एक इटर्नल ट्रू गॉड होने के बाद भी उसके पास इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के मूव्स नहीं है। ऐसी बात नहीं थी कि लू फेंग के पास रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि उसके पास डोंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंस और वर्ल्ड ऑफ जिन का इनहेरिटेंस था जिसके अंदर काफी सारे मूव्स थे। बट लू फेंग को कभी इन मूव्स को प्रैक्टिस करने का कभी कोई मौका नहीं मिला, जिसके कारण वो इन्हें कल्टीवेट नहीं कर पाया एंड अभी वो काफी ज्यादा डेस्परेट से सिचुएशन के अंदर फंस चुका है। लू फेंग अपने ब्लड शेडो नाइफ को बाहर निकाल लेता है और उसे आगे पीछे हिलाने की कोशिश करता है। वो कुछ छोटी मोटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है बट वो टोटली पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो जाता है उस सामने वाले की 8 स्पीयर शैडो टेक्निक से। साथ ही सारे के सारे स्पीयर जो होते हैं वो लू फेंग के बॉडी के अंदर घुस भी जाते हैं और आर पार भी हो जाते हैं और एट द एंड जो लू फेंग होता है वो पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है। जब यूडोमो इस चीज को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। इस सामने वाला बंदा इसने अपनी बॉडी को इस लेवल तक रिफाइन करके रखा है, ये एक डिवाइन और अनब्रेकेबल बॉडी पोजेस करता है, बट उसके बाद भी इसकी जो स्वॉर्डमैनशिप यानी कि तलवारबाजी ये इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है। जब यूडोमो ये सारी चीजें देखता है तो डेफिनेटली और ज्यादा चौकन्ना हो जाता है कि सामने वाला अपोनेंट में भी हो सकता है कि उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो। बट गाइस इस चीज के अंदर कोई दौरा नहीं था कि लू फेंग के पास सही में तलवारबाजी का कोई भी मूव नहीं था इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का। यूडोमो तुरंत अपनी बॉडी की डिवाइन पावर्स को बंद करना स्टार्ट कर देता है एंड इसी के साथ उसकी स्ट्रेंथ, पावर, एजिलिटी ये सारी की सारी चीजें एकदम से बढ़ जाती है। उसका ऑरा जो होता है वो चारों तरफ काफी ज्यादा तेजी से फैल जाता है। लू फेंग ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड तुरंत जो लू फेंग होता है वो भी अपनी डिवाइन पावर्स को बर्न करना स्टार्ट कर देता है। शियाओ की जो डिवाइन पावर बर्निंग टेक्निक थी करंट लेवल के हिसाब से ये भी काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सी थी। वीडियो में देखता है कि इस बंदे की इवन जो डिवाइन पावर बर्निंग टेक्निक्स है वो भी इतनी ज्यादा कमजोर है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे के पास इस तरीके की डिवाइन बॉडी आई कहां से। लू फेंग ना ही अपनी तलवारबाजी के अंदर कोई और मूव दिखा पा रहा था और ना ही उसकी ये जो डिवाइन बॉडी की बर्निंग टेक्निक्स थी ये इतनी ज्यादा पावरफुल थी। मतलब कुल मिला के लू फेंग के पास उसकी डिवाइन बॉडी के अलावा कोई भी और ऐसी चीज नहीं थी जिसके अंदर वो यूडोमो के साथ कंपेयर कर सके। गाइस लू फेंग की बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि लू फेंग का जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो किसी भी ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड से काफी ज्यादा बड़ा है। इसलिए जो लू फेंग है उसके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पावर है, बट इस पावर को किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है ये अभी तक लू फेंग को नहीं पता। जो यूडोमो होता है वो रुकता नहीं है और वो तुरंत अपनी स्पीयर्स की पावर को और ज्यादा इस्तेमाल कर देता है और लू फेंग के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग की सिचुएशन होती है वो और ज्यादा खराब होती जाती है और वो और ज्यादा बुरी तरीके से पिटता रहता है। उसकी बॉडी के ऊपर और काफी सारी इंजरीज बनती रहती है। जब सेक्टर 20 मुरुशा ये सारी चीजें देखता है तो वो लू फेंग को एक मैसेज भेजता है, आपको इस तरीके से पिटते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाऊँ। जो लू फेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं अभी काफी ज्यादा मजे कर रहा हूँ, मैंने इस तरीके की फाइट काफी ज्यादा लंबे टाइम से नहीं की, तो इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। लू फेंग की डिवाइन बॉडी इस वक्त इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इवन ये सामने वाला बंदा अपनी पूरी बॉडी को बर्न कर देगा, इवन अपनी 99% स्ट्रेंथ को बर्न कर देगा, उसके बाद भी ये लू फेंग की बॉडी का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, बिकॉज लू फेंग की बॉडी कंटिन्यूसली हील होती रहेगी। स्टिल देखा जाए तो ये जो फाइट है ये वन साइडेड है। लू फेंग इस बंदे के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसके बाद जो यूडोमो होता है वो अपना एक और किलर मूव बाहर निकालता है जिसका नाम था ब्लैक स्काई स्पीयर टेक्निक। बाद तुरंत वो सारे जो स्पीयर होता है वो एक के बाद एक लू फेंग के पीछे जाना स्टार्ट हो जाता है और एक स्पीयर सीधा उसके बैक पे हिट करता है, दूसरा उसके सर के ऊपर एंड इसके बाद एक स्पीयर उसको हिट कर ही रहे होता है एंड फिर वो काफी ज्यादा तेजी से जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे गिरते ही जैसे लू फेंग को आधे सेकंड के लिए ऐसा फील होता है कि ये सारी चीजें रुक चुकी है, तभी 1000 से भी ज्यादा स्पीयर आके एक साथ धम 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 करके उसके बॉडी के ऊपर बरस जाते हैं। इन स्पीयर्स को रेजिस्ट करने के लिए लू फेंग कुछ भी नहीं कर सकता था, वो बस अपनी डिवाइन बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड था। लू फेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि एंडलेस टेरिफाइंग फोर्स कंटिन्यूअसली उसके बॉडी के अंदर घुसा जा रहा है एंड जहाँ ये स्पीयर हिट कर रहे थे ये वहां की उसकी डिवाइन पावर्स को खत्म कर देते थे।
वन थॉट जो लैंड ऑफ ओरिजिन कॉन्टिनेंट है ये काफी ज्यादा स्टेबल है, लेकिन उसके बाद भी जब लू फेंग जमीन पे गिरा था तो एक बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है। लू फेंग को इस तरीके से पिटते हुए देख जो मोरुशा होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो एक और बार कहता है काफी ज्यादा क्यूट मैनर के अंदर, मास्टर आप काफी ज्यादा बुरी तरीके से पिट रहे हो, क्या आपको सही में मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो लू फेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है अरे नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन लू फेंग के बॉडी के अंदर हजारों स्पीयर गड़े हुए थे। वही जब यूडोमो छोटे से लू फेंग को देखता है उस बड़े से गड्ढे के अंदर तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो लू फेंग है वो अभी तक मरा नहीं। गाइस मैं लू फेंग को छोटा सा लू फेंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लू फेंग ने अपने इस बॉडी साइज को काफी ज्यादा छोटा करके रखा है, एक पार्टिकल के बराबर में। वही जो यूडोमो है उसने अपने बॉडी को बहुत ज्यादा बड़ा करके रखा है। जब यूडोमो को ये चीज पता चलती है कि वो उसके इतने ज्यादा किलर मूव से भी नहीं मरा तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अभी अभी जो यूडोमो ने परफॉर्म किया था इसने यूडोमो की बॉडी का कम से कम 10% हिस्सा कंज्यूम कर लिया था, यानी कि 10% डिवाइन पावर। उसके बाद भी जो लू फेंग था उसने इस अटैक को आराम से सह लिया था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। यूडोमो एक सेकंड के लिए मन ही मन सोचने लग जाता है कि इस तरीके का अटैक इवन अगर उसके बॉडी के ऊपर हुआ होता तो अभी तक उसके बॉडी के चीथड़े उड़ चुके होते, बट इस बंदे के पास किस तरीके की बॉडी है। के बाद ये जो 3 सर वाला यूडोमो होता है उसके तीनों सर आपस में बात करते हैं कि अभी हम और ज्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं कर सके, हमें इसे एक ही बारी के अंदर खत्म करना होगा। के बाद तुरंत जो यूडोमो होता है वो ब्लैक स्काई स्पीयर टेक्निक का एक फॉरबिडन मूव यूज करता है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस मूव को सहने के बाद जिंदा बच पाओगे। इस मूव को यूज करने के लिए यूडोमो की लगभग 50% डिवाइन बॉडी की पावर यूज होने वाली थी। नॉर्मली जब इटर्नल ट्रू गॉड्स इस तरीके के मूव्स को यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो रहा है। ये जो फोर्स होता है वो चारों तरफ फैल जाता है और काफी ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन करता है। बट क्योंकि ये जो यूडोमो था ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन था और ये काफी ज्यादा पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड था, इसलिए वो इन सारी फोर्स को एक डायरेक्शन के अंदर लेके जाना जानता था। एंड वो अपने 8 स्पीयर को घुमा के लू फेंग की तरफ फेंक देता है। एंड साथ ही साथ इन 8 स्पीयर्स के अंदर उसका ब्लैक स्काई डिस्ट्रक्शन फोर्स भी था, जिसके साथ इवन जो यूडोमो होता है वो खुद को भी एक पिलर के अंदर चेंज कर लेता है एंड वो एक ब्लैक कलर की शैडो बन जाता है और वो काफी तेजी से लू फेंग की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है घूमते हुए। अगर यूडोमो का ये फॉरबिडन मूव भी अगर किसी के ऊपर काम नहीं करता तो जो यूडोमो होता है वो और अपने एनिमी के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो दुम दबा के भागने की तैयारी कर लेता है। जब लू फेंग इस मूव को देखता है तो पहले तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बट उसके बाद उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड वो कहता है ऑसम, तुमने तो खुद को एक पिलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एंड साथ ही साथ वो इस वक्त वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन का फोर्स महसूस कर सकता था। आसपास का स्पेस पूरी तरीके से डिसॉर्ट हो रहा था, इवन यहाँ का जो स्पेस है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न ऑफ जॉज एनर्जी देखने के लिए मिल सकती थी चारों तरफ। लू फेंग देख सकता था कि इस मूव के अंदर ऑलरेडी काफी सारी चॉयटिक एनर्जी थी जो कि आसपास के अंदर से प्रोड्यूस हो रही थी। जो लू फेंग था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबे टाइम से पूरी तरीके से इनविंसिबल था, उसे हराने वाला कोई नहीं था एंड वो इस वजह से काफी ज्यादा अकेला पड़ चुका था। फाइनली अभी उसे एक ऐसा बंदा मिला है जो कि उसके बराबरी का है या फिर उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ फाइट करके उसका जो अंदर का खून था वो अलग ही तरीके से खोल रहा था। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो इंस्टेंटली अपनी ब्लड शैडो ब्लेड को हवा के अंदर घुमाता है और इन सारी स्वॉर्ड पिलर से बचने की कोशिश करता है, बट उसे पता था कि ये पूरी तरीके से बेकार है। इसके बाद इंस्टेंटली ये सारे के सारे जो पिलर्स होता है वो लू फेंग के बॉडी को हिट करते हैं। एंड जैसे ही ये लू फेंग के बॉडी में हिट करते हैं लू फेंग को तुरंत ऐसा फील होता है जैसे कि उसके बॉडी के अंदर किसी ने ग्रेनेड एक्सप्लोड कर दिया हो। कुछ ही सेकंड्स के अंदर लू फेंग की लार्ज अमाउंट ऑफ डिवाइन पावर पूरी तरीके से इनहेलेटेड हो जाती है। मूव के बाद लू फेंग के बॉडी के अंदर जगह जगह पे होल्स बन चुके थे एंड उसकी बॉडी लगभग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। स्टिल एट द एंड जो लू फेंग था वो अपने पाव के ऊपर खड़ा था एंड उसके फेस के ऊपर एक स्माइल भी थी। भले उसके बॉडी के पूरे चिथड़े दिख रहे थे लेकिन स्टिल वो इस वक्त स्माइल कर रहा था, बिकॉज गाइस एट द एंड लू फेंग एक डिवाइन बॉडी पोजेस करता था जो पलक झपकती पूरी तरीके से वापस से ठीक हो सकती है। क्योंकि जो लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स है वो किसी की सोच से भी ज्यादा बड़ा है एंड वो लू फेंग को कंटिन्यूअसली डिवाइन पावर की सप्लाई करता रहता है। 130 जो सामने वाला बंदा ये 1000 बार अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर ले उसके बाद भी लू फेंग वापस से ठीक हो सकता है। इस वक्त तक जो यूडोमो था उसकी ऑलरेडी बुरी तरीके से फट चुकी थी, उसकी आगे से गीली और पीछे से पीली हो चुकी थी, बिकॉज ऑलरेडी उसने अपनी 80% स्ट्रेंथ को यूज कर लिया था। एंड इवन थॉट उसके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि वो अपनी इस फॉरबिडन मूव को दोबारा यूज कर सके। साथ ही साथ लू फेंग के जितने भी वुंड्स थे यानी कि जितनी भी चोटें थी उसकी बॉडी के ऊपर पलक झपकती पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। जिसके बाद जो लू फेंग होता है जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है वो यूडोमो की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हारे पास और कोई पावरफुल मूव है? मुझे इन सब चीजों में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। बट जो यूडोमो था उसकी ऑलरेडी पूरी तरीके से फट चुकी थी, वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ता और काफी ज्यादा तेजी से भागने लग जाता है। यूडोमो ने अपने उस पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर को भी वहीं पे छोड़ दिया था क्योंकि वो सोचता है कि इस फ्लावर को मैच्योर होने के लिए अभी भी कुछ दिन और लगेंगे, तब तक वो जल्दी से हुआंग सिटी के अंदर जाके किसी सीनियर से हेल्प लेके आएगा। एंड जब शायद से काफी सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स एक साथ लू फेंग के ऊपर हमला करेंगे तो डेफिनेटली इसका मरना तो तय ही है, बट अभी अकेले वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तभी हम लोग को लू फेंग का फेस देखने के लिए मिलता है जो कि बस एक बार इस बंदे को दूर से एक बार घूर के देख लेता है।
लेकिन तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक इनविंसिबल वेव जो कि योडोमो के सामने अपीयर होती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सा ब्लैक फॉग का वोर्टेक्स आ जाता है कि इंस्टेंटली योडोमो को अपने अंदर पूरी तरीके से समा लेता है और साथ ही साथ उसकी जो विल होती है वो भी पूरी तरीके से उस वोर्टेक्स के अंदर पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। एज एन इटर्नल ट्रू गॉड उसने अपने लाइफ के अंदर डेफिनेटली काफी सारे एक्सपीरियंसेस किए होंगे, बट इस तरीके का ब्लैक मिस्ट वोर्टेक्स उसने कभी नहीं देखा जो कि इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा टेरिफाइंग है, जिसने इंस्टेंटली उसके विल को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। इसी के साथ ये जो योडोमो होता है उसका राम राम सत्य हो जाता है और उसकी वो जो बड़ी सी बॉडी होती है वो बूम करके जमीन के ऊपर गिरती है। के बाद हमें लो फैंग के फेशियल एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता है जो कि थोड़े से अनसेटिस्फाइड टाइप के थे। लो फैंग ने योडोमो को 9 नाइटमेयर रिलम टेक्निक की वजह से मारा था जो कि एक विल पावर टेक्निक है। देखा जाए तो ये जो 9 नाइटमेयर रिलम टेक्निक है ये काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सी टेक्निक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लू फैंग की विल पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर था तब उसकी जो विल पावर थी वो इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर होती थी। आज जब वो इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर है तो डेफिनेटली उसकी जो विल पावर है वो जॉज लेवल तक पहुंच चुकी है। इसके कारण ये जो ऑर्डिनरी सा मूव था 9 नाइटमेयर रिलम ये भी इतना ज्यादा टेरिफाइंग बन गया। लो फैंग मनी मन उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर काफी ज्यादा गर्व होना चाहिए कि तुमने मुझे फोर्स कर दिया कि मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकूं विल के। गाइस जो लू फैंग था वो कभी भी अपने विल पावर का इस्तेमाल नहीं करता था कि वो हमेशा से जानता था कि उसकी जो विल पावर है वो किसी भी ऑर्डिनरी या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के औकात से बाहर है। इसलिए वो हमेशा अपने विल पावर का इस्तेमाल बस तभी करता था जब वो जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन के अंदर फंस जाए। बस एट द एंड जो लू फैंग की विल पावर थी वो उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती थी। वन थॉट उसके विल को प्रोटेक्ट करने के लिए तो एक लेजेंडरी ट्रेजर भी है जो कि स्टार टावर है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो लू फैंग है वो पूरी तरीके से इनविंसिबल है, इवन वो मर के भी वापस आ सकता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को काला आसमान देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर एक काफी ज्यादा तेज चमकने वाला तारा होता है जिसका ग्लो एकदम से कम हो जाता है और वो एकदम से कोलैप्स हो जाता है। ये जो तारा था ये एक्चुअल में योडोमो का एक मिनिएचर यूनिवर्स था जो कि डेफिनेटली उसके मरने के बाद पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। इसी के साथ हमें और भी काफी सारे छोटे मोटे तारे देखने के लिए मिलता है जो कि हर सेकंड डिस्ट्रॉय हो रहे थे। काफी सारे ऐसे तारे भी थे जिनकी चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। एंड यहाँ पे इस कॉस्मोस के अंदर हम लोग को तारों का एक अनगिनत समुद्र देखने के लिए मिलता है जो कि डेफिनेटली पूरी तरीके से अनकाउंटेबल और इनविंसिबल है। लू फैंग अपने आप से कहता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है क्लोज कॉम्बैट के अंदर। स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो बस अपनी परफेक्ट डिवाइन बॉडी के ऊपर ही टिका हुआ था। लू फैंग अपने आप से कहता है कि सीक्रेट मेथड ऑफ बॉडी ट्रेनिंग, सीक्रेट मेथड ऑफ सेल्फ डिफेंस, स्वॉर्ड मेथड्स, बॉडी मेथड्स उसे कुछ भी नहीं आता। उसे बस अपने ब्लैक शैडो ब्लेड की लाइफ एंड डेथ शैडो टेक्निक आती है। ये सब सोच के वो थोड़ा सा निराश हो जाता है, जिसके बाद वो उस बड़े से डेड बॉडी को देखता है जो कि योडोमो की थी। वही साइड में हम लोग को ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल भी देखने के लिए मिल सकता था जिसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। जैसे इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो लू फैंग के बॉडी के अंदर जाती है, लू फैंग को एकदम से झंझनाहट सी महसूस होती है एंड वो एकदम से खुश हो जाता है और कहता है तो ये बात थी जिसके लिए ये बंदे ने अपनी जान दे दी। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो तुरंत यहाँ पे एक डोमेन बना देता है जिसके कारण इस चीज का ऑरा आसपास ना जा सके एंड आसपास किसी को भी ना पता चल सके कि यहाँ पे किसी तरीके का ट्रेजर है। एंड जो लू फैंग का डोमेन होता है वो पूरी तरीके से परफेक्ट होता है, तो पूरी तरीके से इस फ्लावर के ऑरा को कंसील कर देता है। इवन अगर आसपास से कोई इटर्नल ट्रू गॉड या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल पर्सन भी जाए वो भी इस चीज के ऑरा को फील नहीं कर सकता। योडोमो की बात अलग थी, उसके मेथड्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे और ना ही वो इस चीज की ऑरा को पूरी तरीके से कंसील कर पाया था। अभी हम लोगों को मोरुशा देखने के लिए मिलता है जो कि भागते हुआ आता है और लू फैंग के बगल में आके खड़ा हो जाता है। वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर आपने तो अपनी सीक्रेट आर्ट ऑफ विल टेक्निक का इस्तेमाल किया, आपने विल पावर से मुझे भी हराया था। लू फैंग मोरुशा की तरफ देखते हुए कहता है तो क्या हुआ, विल पावर भी मेरे स्ट्रेंथ के अंदर ही आता है। मोरुशा लू फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है बट मास्टर आपका ये जो बैटल था ये तो पूरी तरीके से वन साइडेड था। लेकिन तभी जो लू फैंग होता है वो मोरुशा की तरफ गुस्से में देखने लग जाता है, तभी मोरुशा तुरंत अपने मुंह के ऊपर उंगली रख लेता है। इसके बाद मोरुशा योडोमो की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर इसके पास तो सही में काफी सारे वेपन्स है। जिसके बाद लू फैंग कहता है कि अगर तुम्हें इनमें से कुछ चाहिए तो तुम खुद ले लो। मोरुशा तुरंत 2 स्पीयर्स को उठा लेता और खुशी से नाचने लग जाता और कहता है कि 2 स्पीयर्स मेरे लिए इनफ होंगे। लू फैंग मन ही मन सोचता है कि मोरुशा इस वक्त जिस लेवल के ऊपर है इस लेवल के ऊपर वीक वेपन्स उसके लिए किसी काम के नहीं है उसके बॉडी के लिए। वही इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के जो वेपन्स होते हैं वो इतने आसानी से मिलते नहीं है। मोरुशा के पास स्टिल कोई भी सूटेबल वेपन नहीं है। स्टिल जो चीज अभी मोरुशा को मिली थी ये चीज भी मिलना पूरी तरीके से बहुत ज्यादा रेयर था, इसलिए मोरुशा काफी ज्यादा खुश था और नाचने लग जाता है। के बाद मोरुशा हंसते हुए कहता है कि इन वेपन्स के साथ तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग डबल हो जाएगी। लू फैंग मोरुशा की तरफ देखता है और कहता है सही में तुम्हारे लिए 2 स्पीयर्स इनफ है। मोरुशा नाचते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये मेरे लिए इनफ है।
इसके बाद लू फेंग मुरुशा की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ पॉकेट मनी की जरूरत है जब तुम हुआ सिटी के अंदर पहुंचोगे, इसलिए वो तुरंत एक ग्रीन कलर का पाउच निकाल के मुरुशा के हाथ में पकड़वा देता है। मुरुशा जब इस पाउच के अंदर देखता है तो इस पाउच के अंदर लगभग 100 ग्रेन्स ऑफ सैंड थी। साथ इस चीज के अंदर हम लोग को काफी सारे चॉस क्रिस्टल और काफी सारे कलर स्टोन्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने के लिए मिल सकते थे। इस एक्चुअल में ये एक करेंसी है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। कि जो करेंसी है वो कुल मिला के 3 हिस्सों के अंदर बटी हुई है, जो कि कॉस्मिक सैंड, चॉइस क्रिस्टल और चॉइस स्टोन्स के अंदर बटी है। जो अमाउंट इस वक्त लू फेंग ने मुरुशा को दी थी उसके अंदर लगभग 122 ग्रेन्स ऑफ कॉस्मिक सैंड थी, लगभग 30,000 से भी ज्यादा चॉइस क्रिस्टल्स थे। मैं आपको आसान भाषा के अंदर समझाऊं तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक पीस होता है कॉस्मिक सैंड का, उसकी जो कीमत होती है वो लगभग 10,000 चॉस क्रिस्टल्स के बराबर में होती है। एंड ये जो 10,000 चॉस क्रिस्टल्स होते हैं इनकी जो वर्थ होती है वो लगभग 100 मिलियन चॉस स्टोन्स के बराबर में होती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कॉस्मिक सैंड ऑलरेडी यहाँ की सबसे बड़ी करेंसी यानी कि सबसे बड़ी नोट। मुरुशा लू फेंग से पूछता है कि इस राक्षस के पास कोई भी आर्मर क्यों नहीं है। लू फेंग मुरुशा की तरफ देखता है और उसे कहता है क्योंकि आर्मर जो होता है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है किसी भी स्पीयर से, कि जो पूरी की पूरी जमा कुंजी है वो सारी तरीके से इन 8 स्पीयर्स को खरीदने में लग चुकी होगी। के बाद ये पूरी तरीके से फकीर बन चुका होगा और इसके आर्मर खरीदने की औकात नहीं होगी। ट्रू गॉड लेवल के जो आर्मर्स होता है उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल होता है रिफाइन करना, एंड साथ ही साथ उसे काफी सारे डिवाइन मटेरियल्स भी लगता है रिफाइन करने के लिए, इसलिए जो आर्मर्स होते हैं उनकी प्राइस भी काफी ज्यादा होती है। तभी जो मुरुशा होता है वो लू फेंग से कहता है, मास्टर क्या आप मुझे इसकी बॉडी दे सकते हो, क्योंकि जो मुरुशा है वो एक सेक्टर बीस्ट है और चीजों को स्वॉलो करना इसे काफी ज्यादा पसंद है। ऐसे तो वो मिनिएचर यूनिवर्स को स्वॉलो करता था चॉइस एनर्जी के लिए, लेकिन ये जो इतनी बड़ी बॉडी है इसके अंदर भी काफी कुछ है जो कि डेफिनेटली किसी भी मिनिएचर यूनिवर्स से काफी ज्यादा बढ़ गया है। इन्हीं सारी चीजों को डिवोर करके एक सेक्टर बीस्ट बढ़ सकता है। लू फेंग मुरुशा से कहता है कि वो इस बॉडी को उसे दे देगा, लेकिन इससे पहले उसे इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है। साथ ही साथ इसके बॉडी के ऊपर जितने भी ट्रेजर्स होते हैं उन्हें लू फेंग निकाल लेता है। यूडोमो था उसके पास लगभग 8 स्पीयर्स थे जिनकी कीमत लगभग 8,000 कॉस्मिक सैंड्स के बराबर में थी। वही उसके वो जो 9 ब्लैक वाटर कोन्स थे उनकी जो कीमत थी वो लगभग 2,000 कॉस्मिक सैंड की थी। साथ ही साथ उसके पास भी कुछ कॉस्मिक सैंड्स थी, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो 15,000 कॉस्मिक सैंड का लू फेंग को फायदा हुआ था। इसी के अंदर से छोटा सा हिस्सा वो मुरुशा को भी दे देता है, क्योंकि वो मुरुशा को एक स्लेव की तरह कभी भी ट्रीट नहीं करता था, वो उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता था और उसे पॉकेट मनी भी दिया करता था। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो इस डेड बॉडी के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि ओरियन कॉन्टिनेंट के अंदर जनरली जो लोग है वो अपनी ब्लड लाइन के ऊपर कल्टीवेट करते हैं। फिर उसे पता चलता है कि ब्लड लाइन कल्टीवेशन भले काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन स्टिल ब्लड लाइन कल्टीवेशन की हेल्प से तुम बस चॉस लॉर्ड लेवल तक जा सकते हो। मिस्टर जाओ शेंकी के हिसाब से यहाँ पे जितने भी चॉस लॉर्ड होते हैं जो भी कॉन्टिनेंट ऑफ ओरिजिन के अंदर रहते हैं वो आधी तरीके से अपनी ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं और आधी तरीके से वो चॉस की लॉस के ऊपर डिपेंड होता है। गाइस ये सारे जो क्रीचर है जो कि यहाँ पे पैदा हुआ है इन लोगों को डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर का काफी ज्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। इनकी ब्लड लाइन के कारण ये आराम से चॉस लेवल तक पहुंच जाता है, बट उसके आगे बढ़ने के लिए इन्हें भी पूरी तरीके से कल्टीवेशन के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो इस बड़ी सी बॉडी को स्टार टावर के अंदर फेंक देता है और मुरुशा से कहता है कि ये बॉडी अभी तुम्हारी हुई। मुरुशा इस चीज को सुनता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस बॉडी के ऊपर टूट पड़ता है। वही हमें लू फेंग स्टार टावर के अंदर देखने के लिए मिलता है जो कि एक फ्लोर के ऊपर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। वही एक फ्लोर के ऊपर जो मुरुशा था वो आराम से बैठ के इस बॉडी को चबा रहा था। वही वापिस से सीन शिफ्ट होता है, हमें लू फेंग स्टार टावर के बाहर देखने के लिए मिलता है जो कि खुले में क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था उस फ्लावर के सामने। लू फेंग इस ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर की तरफ देखते हुए सोचते हुए कहता है कि ये जो फ्लावर है ये लगभग 10 दिन के अंदर अंदर मैच्योर हो जाएगा। लू फेंग को जितने भी ट्रेजर्स मिले थे होडोमो की बॉडी के अंदर से उन सब के कंपैरिजन के अंदर ये जो ब्लड क्रिस्टल फ्लावर है इसकी कीमत काफी ज्यादा है। वो अंदाजा लगाता है कि इस फ्लावर की कीमत लगभग 1 लाख कॉस्मिक सैंड के बराबर में तो होगी। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि होडोमो की पूरी बॉडी को नंगा करने के बाद भी लू फेंग को बस कुछ 15,000 कॉस्मिक सैंड के पार्टिकल्स मिले थे, जहाँ इस चीज को बेच के उसे कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा कॉस्मिक सैंड के पार्टिकल्स मिल सकते थे। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को टियानयून टावर देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर प्रेसिडेंट जैन युआन बैठे हुए रहते हैं। आसमान की तरफ देख के कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें कुछ महसूस होता है। फील करता है कि उनके पास जो 12 ऑक्टागोनल टोकन्स थे, यानी कि ये तिलस्मान, इन 12 तिलस्मान में से एक तिलस्मान जो है वो ग्लो करना बंद कर चुका है। 12 तिलस्मान थे, ये 12 इटर्नल ट्रू गॉड्स के थे जो कि फुट किंगडम ब्रांच के अंदर आते थे। डेफिनेटली ये जो तिलस्मान जो कि ग्लो करना बंद कर चुका था ये यूडोमो का था। इसका बस एक ही मतलब बनता था कि जो यूडोमो था वो ऑलरेडी मर चुका है। ऐसी वो इस चीज
इसके बारे में सोचते हैं वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके 12 इटर्नल ट्रू गॉड के अंदर से एक इटर्नल ट्रू गॉड मर चुका है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। गाइज मुझे माफ करना, वीडियो के अंदर काफी सारी जगहों पे मैं लू फैंग को शियाओ के नाम से प्रोनाउंस कर देता हूँ। गाइज मैं ऑलरेडी परफेक्ट वर्ल्ड नोवेल को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसके कारण थोड़ा सा MC के नेम्स के अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। गाइज जिन भी लोगों को मुझे सपोर्ट करना है मेंबरशिप लेके या फिर सुपर थैंक्स वगैरह देके, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि प्लीज मुझे वहां से कोई भी सपोर्ट ना करे कि अगर आप मुझे कुछ पे भी करते हो तो उसमें से आधा पैसा तो यूट्यूब खा जाता है। इसीलिए स्क्रीन के ऊपर एक बार कोड आ रहा होगा जो कि मेरा फैन पे ID है, के ऊपर आप छोटा मोटा जो भी अमाउंट हो जिसके थ्रू मुझे सपोर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। लिटरली गाइस आप लोग मुझे 10 रुपए के साथ भी सपोर्ट कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी सपोर्ट मिलेगा तो मोटिवेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी तो और ज्यादा तेजी से वीडियोस आएगी। जो लोग आउट ऑफ इंडिया वाले हैं उन लोगों के लिए जल्दी मैं एक PayPal ID बना दूंगा और उसका भी मैं QR वीडियो के एंड के अंदर डाल दिया करूंगा। PayPal वाला आपको नेक्स्ट वीडियो से मिल जाएगा। फिलहाल आप मेरे फैन पे के ऊपर पे कर सकते हो। पेमेंट के बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को शाउट आउट भी दे दूंगा। गाइस इसके अंदर कोई भी जबरदस्ती नहीं है, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अगर आपको अपनी खुशी से देना हो तो आप दे सकते हो। रही बात वीडियोस की तो वो तो वैसे भी डलती रहेगी क्योंकि एट द एंड मुझे भी अपने चैनल को जिंदा रखना है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।